अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएसएफ एक्ट का लेक्चर नंबर 3 आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर्स जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन के हवाले से अपलोड किए जा चुके हैं। उसमें 2 लेक्चर्स जो है एएसएफ एक्ट से रिलेट करते थे और लेक्चर नंबर 1 जो हमारा था वो इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का सेक्शन जो 20 नंबर का होपफुली आपसे पूछा जाएगा, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो कौन कौन से लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें एएसएफ एक्ट तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इससे कनेक्टेड मजीद लेजिस्लेशंस को भी हमने कवर करना है। तो वो कौन सी हैं वो उस लेक्चर को आप कंसल्ट करके देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी भी 1 पेपर एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तैयारी किसी क्रेडिबल रिसोर्स से करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप तमाम कैंडिडेट्स लर्न अप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैनल को ओपन करने के बाद फॉलो के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल इस स्टूडेंट कम्युनिटी में आपको मिलता रहेगा। लिंक आपके लिए काम ना करे तो सिंपली इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और प्रिपरेटरी मटेरियल के लिए आप इस वेबसाइट पर रिलाई कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 1 में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, क्लास 2 में हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स सुन रखे हैं तो फिर वो तमाम चीज़ें जो उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस की हैं कोशिश कीजिएगा कि उनको एक दूसरे से आप कनेक्ट करें। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक बार सुनना और अपने पास नोट डाउन कर लेना इनफ होता है, उनसे रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन वैसे ही हो जाती है। तो आज हमारा सेक्शन नंबर 6 है जो बताता है पावर्स के हवाले से और इसके साथ साथ ड्यूटीज़ के हवाले से। और ये पावर्स और ड्यूटीज़ किसकी हैं? ये ऑफिसर्स की हैं जो कि फोर्स के ऑफिसर्स हैं। और फोर्स से मुराद क्या है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और साथ साथ मेंबर्स की ये पावर्स और ड्यूटीज़ हैं। और मेंबर्स किसके? फोर्स के मेंबर्स। अब यहाँ बताया जा रहा है आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कि एन ऑफिसर और मेंबर शेल। अब ऑफिसर जो है और जो मेंबर है उसके पास कौन कौन सी जो है वो पावर्स हैं या उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो नीचे सब सेक्शन 1 की जो है ना मुख्तलिफ क्लॉजेज में हमें बताया जा रहा है। तो क्लॉज ए में बताया जाता है कि एन ऑफिसर और मेंबर शेल टेक अफेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोडोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोडोम्स। तो बता रहा है कि कोई भी ऑफिसर या मेंबर जो फोर्स का मेंबर या ऑफिसर है वो अफेक्टिव मेजर्स ले सकता है। अफेक्टिव मेजर्स ले सकता है वो ऐसे मेजर्स ले सकता है जो उसके मुताबिक उसका पर्पस अचीव करने के लिए एडिक्वेट है। अब वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को इंश्योर करे। इसके साथ साथ वो सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है एयरपोर्ट्स के साथ साथ एरोडोम्स की और एयरक्राफ्ट की और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस की। अब आप जानते हैं कि हमने एरोडोम्स को तफसील में डिस्कस किया था कि एरोडोम्स एक ऐसा जो है पीस ऑफ लैंड है या एक ऐसा पीस ऑफ वाटर है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है या इक्विप्ड है कि यहाँ पर जहाज़ उतर सकें और यहाँ से जो है वो उनका डिपार्चर हो सके। और एयरपोर्ट्स जो है स्पेसिफिकली एक ऐसा एरोडोम होता है जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, एडिक्वेट होती हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एयरपोर्ट का दर्जा दे देती है। अच्छा, अब जो ऑफिसर है और मेंबर है वो जो है सिक्योरिटी इंश्योर करेगा कहाँ की? एयरपोर्ट की। इसके बाद जो है वो एरोडोम्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, वो एयरक्राफ्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा और डिफरेंट किस्म की जो सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस एयरपोर्ट पर या एरोडोम पर मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें एयरपोर्ट या एरोडोम की लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ को आपने कनेक्ट करना है, इस लाइन को दोबारा से रीड करना है कि एन ऑफिसर और मेंबर शैल टेक अफेक्टिव मेजर्स फॉर सेफ गार्डिंग सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले तो हमने देख लिया कि सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस को उसने उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। दूसरे नंबर पर बता रहा है कि उसने सेफ गार्ड करना है सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन को किस चीज़ के अगेंस्ट? अनलॉफुल इंटरफेरेंस के अगेंस्ट। अगर अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रही है
है या होने का खतरा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है वो किसने करनी है, वो आपके ऑफिसर ने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एन ऑफिसर और मेंबर, आपने ये जो आपका जो है ना सबसेक्शन 1 है इसको हर क्लॉज के साथ रीड करना है। एन ऑफिसर और मेंबर शेल, दूसरे नंबर पर हम बी पढ़ेंगे, सेफ गार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स बैगेज कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर है या मेंबर है उसने एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स को, उनके बैगेज को, उनकी कार्गो को और उसके मेल को जो है जो एरोड्रोम्स या एयरपोर्ट की लिमिट के अंदर है उसको सेफ गार्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्लॉज सी की तरफ हम आ गए हैं और अगेन हम सबसेक्शन 1 को पढ़ेंगे। एन ऑफिसर और मेंबर शेल prevent unauthorized persons and vehicles from access to the air side or other areas important to the security of aerodromes and airports। अब यहाँ वर्ड यूज किया गया एयर साइड। आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर पे, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, डेफिनेशन क्लॉज को हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एयर साइड जो होती है वो एक ऐसा एरिया होता है एयरपोर्ट या एरोड्रोम का जिसकी एक्सेस को, जिसके अंदर दाखिल होने की एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। ठीक है, तो वो बता रहा है कि यहां पर ऑफिसर की और मेंबर की ड्यूटी है कि वो अनऑथोराइज्ड पर्संस या अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स की एक्सेस को कंट्रोल करे। कहां पर? सबसे पहले एयर साइड के अंदर और उसके बाद अदर एरियाज के अंदर भी उसकी एक्सेस को कंट्रोल करे जो कि इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? सिक्योरिटी ऑफ द एरोड्रोम या एयरपोर्ट। तो एरोड्रोम और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए जितने भी इलाके जो है वो इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर एक्सेस को, पर्सन्स की एक्सेस हो या व्हीकल्स की एक्सेस हो जो अनऑथराइज्ड है उसको कंट्रोल करना जो है या उसको प्रिवेंट करना जो है वो ये मेंबर की ड्यूटीज और उसकी पावर्स के अंदर शामिल है। उसके बाद हम क्लॉज डी की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हम सबसेक्शन 1 को रीड करेंगे कि एन ऑफिसर और मेंबर शेल, क्लॉज डी को पढ़ेंगे, रिक्वायर द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहां जो वर्ड कंफर्म लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कोई भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, उसके मुताबिक जो है अपने आप को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कंप्लाई विद करना। तो यहां पर ऑफिसर की और मेंबर की पावर्स में, ड्यूटीज में शामिल है कि वो तमाम के तमाम जो एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं और ऑपरेट कर रहे हैं उनको कह सकता है कि जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई करें। एएसएफ ने, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने, उसका पर्पस क्या है कि उसने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और सिक्योरिटी को किन स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन करना है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन करना है। तो अब अगर जो ऑफिसर है या मेंबर है वो ये समझता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर और ऑपरेट कर रहा है तो वो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई विद नहीं कर रहा, तो वो उसको कह सकता है, उसको ऑर्डर कर सकता है कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई विद करे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगेन हम सबसेक्शन 1 को रीड करके क्लॉज ई को पढ़ेंगे। अब ये क्लॉज ई बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रही होगी क्योंकि लॉ की वो प्रोविजंस जो लेयर्ड होती हैं, एक दूसरे से चीजें कनेक्ट करके बताई जा रही होती हैं और कोई भी प्रोविजन थोड़ी सी लंबी हो तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने कि एन ऑफिसर और मेंबर, ये आपने पढ़ लेना है सबसेक्शन 1, एन ऑफिसर और मेंबर शेल। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं। एन ऑफिसर और मेंबर शेल टेक इफेक्टिव मेजर्स, वो उसने जो है वो इफेक्टिव मेजर्स लेनी है किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग। सबसे पहले हाईजैकिंग को रोकने के लिए उसने माकूल इक़्तिदामात करने हैं, उसने अपनी पूरी भरपूर कोशिश करनी है, उसने तमाम की तमाम वो मेजर्स लेने हैं जो इस सिलसिले में इफेक्टिव हैं। साथ साथ सबोटाज को प्रिवेंट करने के लिए उसने इफेक्टिव मेजर्स लेने। अब सबोटाज क्या होता है? सबोटाज होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना। तो उसने इस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो अपनी इफेक्टिव मेजर्स लेनी है। इसके अलावा उसने प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब्स के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव मेजर्स लेनी है। अच्छा, प्लेसमेंट ऑफ लेटर बॉम्ब्स के अगेंस्ट उसने इफेक्टिव मेजर्स लेनी है और प्लेसमेंट ऑफ डेंजरस आर्टिकल्स के अगेंस्ट जो है वो उसने अपनी इफेक्टिव मेजर्स लेनी है। अब होता क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है उसको हाईजैक भी किया जा सकता है, उसको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। सबोटाज एयरक्राफ्ट को भी किया जा सकता है, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस को भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्हीकल जो आपका एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर हो सकती है
है, ये किसी और इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर एंटर हो सकती है जिसके अंदर जो है वो बॉम्ब हो सकता है। इसके अलावा कोई भी मेल, जो उस मेल से मुराद MAIL, कोई भी मेल बेसिकली जो आपका एयरक्राफ्ट के थ्रू जा रहा है उसके अंदर, उस लेटर के अंदर बॉम्ब हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के डेंजरस आर्टिकल्स जो है वो उस एयरक्राफ्ट या उस एयरपोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसने इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं। एंड अब ये अगले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है चीज, एंड कैरेज ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशंस इनटू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके अंदर जो आर्म्स हैं और इसके साथ साथ जो एमिनिशंस हैं, यानी कि जो वेपन्स हैं और उसके साथ साथ जो उसकी बुलेट्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर उसकी कैरेज को उसने रोकना है। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है कौन सा है, किस चीज़ का रिस्ट्रिक्टेड एरिया, एयरपोर्ट्स का या एरोडोम्स का या एयरक्राफ्ट का। और ये रिस्ट्रिक्शन हर बंदे पर वो नहीं लगाएगा, वो अलाउ कर देगा वो अलाउ कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है किसी को वो वेपन्स को, आर्म्ड वेपन्स को और एमिनेशंस को लेके जाएं। और वो किसको ऑथोराइज करेगा, वो डेफिनेटली जो मुख्तलिफ फोर्सेस के ऑफिसर्स होंगे जो ऑथोराइज्ड होंगे इस सिलसिले में, उनको वो अलाउ कर सकता है। तो यहाँ उसको एक्सेप्शन दी गई है। इसके बाद दूसरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी पावर बताई जा रही है कि एज सून एज ही डिटेक्ट्स एनी कॉन्ट्राबैंड ऑन द पर्सन और इन द बैगेज ऑफ एनी पर्सन चेक्ड बाय हिम। अब ये बात आपने समझ लेनी है कि कॉन्ट्राबैंड कहते हैं किसी भी ऐसे आर्टिकल को, किसी ऐसे गुड को, किसी ऐसी चीज को जो बेसिकली इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना जो है वो बैन है, या कोई भी ऐसी स्मगल्ड चीज जो है उसको हम कॉन्ट्राबैंड कहते हैं, जिस पर आप ड्यूटी अवॉइड करने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कहते थे कि ASF के अलावा जो दूसरे लॉज हैं वो कैसे रेलेवेंट होंगे, वो इस तरीके से रेलेवेंट होंगे कि जब एक शख्स जो है जहाज के थ्रू कोई ऐसा गुड या कोई ऐसा आर्टिकल लेके जाना चाहता है जो कि मना किया गया है, प्रोहिबिटेड है कि वो नहीं आप लेके जा सकते, वो स्मगल्ड की डेफिनेशन में आता है। तो फिर अगर वो उसको किसी भी शख्स के ऊपर बंधा हुआ, या फॉर एग्जांपल बाज दफा कुछ लोग जो है ना छुपा के लेके जा रहे होते हैं अपने साथ, तो वो उस पर्सन पर उस आर्टिकल को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, या वो उसका जो बैगेज है, वो अपने साथ जो लगेज लेके जा रहा है उसके अंदर उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो नोटिफाई करेगा किस चीज को, कस्टम स्टाफ्स को, जो कि एयरपोर्ट पर ही अवेलेबल होगा, ताकि या एरोडोम पर अवेलेबल होगा, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें कस्टम्स एक्ट 1969 के ताबे। अब यहां पर आपका कस्टम्स एक्ट आपके लिए पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। ASF एक्ट को पढ़ने से बाकी तमाम के तमाम रेलेवेंट लॉज का हमें पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज थे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेजिस्लेशंस को पढ़ना है। तो इस कानून को पढ़ते हुए आप तमाम चीजें देखेंगे कि कौन से लॉज आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो यहां बताया जा रहा है कि जब भी जो ऑफिसर है या मेंबर है वो देखेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा गुड वो एक इंसान लेके जा रहा है अपने साथ जो कि स्मगल्ड की डेफिनेशन में आता है, जो कि बैंड है, जो कि प्रोहिबिटेड है, वो नहीं लेके जा सकते आप। और उसको डिटेक्ट करने के बाद वो कस्टम्स को जो है, जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद होंगे, उनको इतला करेगा और फिर कस्टम्स के ऑफिसर कस्टम्स एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग जो है अपनी कार्रवाई का आगाज करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के सेक्शन में भी कंफ्यूज्ड हैं, बाकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप कैंडिडेट्स जो है वो हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन करने पे आपको 50% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, और आप जो है इस कोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। हमारा पर्पज़ आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। अब मजीद असिस्टेंस अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारी टीम इस नंबर पर एक मैसेज करने से प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो देख रहे हैं उसमें सब सेक्शन 1 का क्लॉज F हम डिस्कस करेंगे कि एन ऑफिसर और मेंबर शेल यूज सच आर्म्स एंड एमुनिशंस एंड इक्विपमेंट एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को सरंजाम देने के लिए वो अपने पास ऐसे वेपन्स रख सकता है और ऐसी एमिनेशंस रख सकता है और ऐसे इक्विपमेंट्स रख सकता है जो कि डायरेक्टर जनरल की तरफ से ऑथराइज्ड होंगे, या डायरेक्टर जनरल का कोई ऑफिसर होगा जिसको डायरेक्टर जनरल ने ऑथराइज किया होगा कि वो आगे ऑफिसर्स को और मेंबर्स को असाइन करे या उनको अलाउ करे। तो वो उसकी इजाज़त के ताबे, उसकी जो है वो ऑथराइजेशन के बाद जो ऑफिसर है और वो मेंबर है वो अपने पास नेसेसरी जो वेपन्स हैं, एमिनेशंस हैं और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं
वो अपने पास रख सकता है, उनको कैरी कर सकता है। उसके बाद जो है वो हम क्लॉज जी को डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 1 क्लॉज जी, एन ऑफिसर और मेंबर शेल सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु ही सस्पेक्ट्स ऑफ इंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर और हैविंग इंडेंजर्ड द सेफ्टी ऑफ एन एरोडोम और एयरपोर्ट और एन एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑफिसर है या मेंबर है फोर्स का, वो सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो अरेस्ट कैसे कर सकता है, विदाउट वारंट। एक अरेस्ट होता है जो कि विद वारंट किया जाता है, और वारंट आपको हमेशा मैजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। ये लेस सीरियस ऑफेंसेस में वारंट रिक्वायर्ड होता है। यहां आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर जो है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो बिल्कुल वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। वो कब अरेस्ट करेगा? जब उसको शक हो जाएगा। किस चीज का शक होगा? कि एक शख्स जो है ये खतरा जो है क्रिएट कर सकता है, या वो जो है खतरा क्रिएट कर चुका है। ठीक है, किस चीज को खतरा क्रिएट कर रहा है या कर चुका है या कर सकता है? वो सेफ्टी को खतरा क्रिएट कर सकता है, एरोडोम की सेफ्टी, एयरपोर्ट की सेफ्टी, या एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, या सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस जो मौजूद हैं उसकी सेफ्टी को वो खतरा क्रिएट कर चुका है या कर सकता है या कर रहा है, तो वो उसको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ इसके लास्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि इस पर्सन को, जिसको वो सस्पेक्ट कर रहा है कि वो जो है वो एयरपोर्ट की, एरोडोम की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है, उसको सर्च करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए किसी भी किस्म की अगर फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े जो कि नेसेसरी हो अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो है ये फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है ऑफिसर या फिर जो है मेंबर। उसके बाद एन ऑफिसर और मेंबर shall perform such other functions as the competent authority may require him to perform। अब जरूरी नहीं कि ये इसके फंक्शंस यहीं तक लिमिटेड हो, इससे हट के भी अगर अथॉरिटी चाहे तो वो इसको कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 1 का जो है वो हम बिल्कुल जो है वो लास्ट क्लॉज देख रहे हैं, IA के तौर पे जो है इसको 1984 में इंसर्ट किया गया है इस लॉ के अंदर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि द डायरेक्टर जनरल में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर military assistance in connection with the post landing and anti hijacking operations at an airport or aerodrome, and when he does so all officers and members and all civil agencies operating at the airport or aerodrome shall function in accordance with the directions of the military authority rendering such assistance। तो वो कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल जो है फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से मिलिट्री असिस्टेंस सीख कर सकता है, मिलिट्री से हेल्प ले सकता है अगर कोई भी एयरक्राफ्ट हाईजैक हो चुका है, हाईजैकिंग के बाद पोस्ट लैंडिंग सिनेरियो से जो है ना डील करने के लिए वो मिलिट्री से असिस्टेंस सीख कर सकता है, और मिलिट्री से असिस्टेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद करेगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जब वो ऐसा करेगा, जब मिलिट्री आपके जो है वो एयरपोर्ट पर या एरोडोम पर आ जाएगी, तो तमाम की तमाम जो ऑफिसर्स होंगे इस फोर्स के, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, या इसके मेंबर्स होंगे, या मुख्तलिफ किस्म की सिविल एजेंसीज वहां पर काम कर रही होंगी, तो वो तमाम की तमाम जो है वो उस मिलिट्री अथॉरिटी की सुपरविजन में आ जाएंगी, उसकी डायरेक्ट सुपरविजन में, उसकी असिस्टेंस से, उसके ऑर्डर से जो है वो अपने सारे के सारे फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करेंगी। तो ये सेक्शन 6 है, इसका सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 की तरफ हम जाते हैं कि एन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज विद इन द एरियाज इन विच दिस एक्ट अप्लाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस ऑर्डर 2002 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब यहाँ आप कह रहे थे कि कौन से लॉज रेलेवेंट होंगे, तो आप यहाँ पर देखें कि वो बता रहा है कि जब भी कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा उन इलाकों में जहां पर ये कानून जो है अप्लाई होता है, तो उसके पास कौन सी पावर्स होंगी? उसके पास पावर्स होंगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की। तो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO कहते हैं। तो SHO के पास जो भी पावर्स हैं किस कानून के ताबे? पुलिस ऑर्डर 2002 के अंडर। पुलिस ऑर्डर एक ऐसा मैनुअल ऑफ रूल्स है जो पुलिस की कंडक्ट को, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो पुलिस ऑर्डर 2002 के ताबे जो एक ऑफिसर इंचार्ज के पास पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी पावर्स जो है ऑफिसर और मेंबर जो है, स्पेसिफिकली यहाँ ऑफिसर की बात की जा रही है, तो ऑफिसर जो है इस
लॉ के अंडर जो काम कर रहा होगा उसके पास कौन सी पावर्स होंगी, उसके पास ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की पावर्स होंगी और इसके साथ साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का जो प्रोसेस है वो फॉलो करेगा। अब ये जो लास्ट पॉइंट है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को वो फॉलो करेगा, ये किस पर्सपेक्टिव से बताया गया है, इसको बताने का क्या पर्पस है। देखिए हमने रिसेंटली डिस्कस किया अभी प्रीवियस क्लॉज में कि एक ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है, वो सर्च कर सकता है। तो अरेस्ट का प्रोसेस और सर्च का प्रोसेस कहां पर बताया गया है, वो आपको बताया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। और जब आप एक ऑफिसर के तौर पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कौन सी पावर्स हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर की या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की। तो ये पावर्स जो है जब आप अब एक्सरसाइज करेंगे और किसी भी क्रिमिनल से डील करेंगे तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इन क्वेश्चन में आएगा। मुख्तलिफ किस्म का प्रोसेस प्रोटोकॉल्स आपको ये कानून बताएगा। अब इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को हम प्रिपेयर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेक्शन 7 की तरफ चलते हैं जो चैप्टर 3 का लास्ट सेक्शन है जिसमें लायबिलिटीज बताई गई हैं। हमने ऑफिसर्स की ड्यूटीज को, उसकी पावर्स को तो डिस्कस किया, लेकिन साथ साथ डेफिनेटली उन पावर्स के ऊपर चेक होगा। जब आप जो है अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी भी होगी, कोई जिम्मेदारी भी होगी ऑफिसर्स पर और मेंबर्स पर। सो वो बताई जा रही है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रॉम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके ऊपर है, आपको जो है इस कानून के ताबे वो कॉम्पिटेंट है कि वो ऑर्डर्स इशू कर सके, तो वो तमाम की तमाम ऑर्डर्स को ओबे करना और उनको प्रॉम्प्टली ओबे करना हर ऑफिसर की और मेंबर की ड्यूटी में शामिल है। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल बी लायबल टू सर्व वेयर एवर ही इज रिक्वायर्ड टू सर्व बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आपको ऑर्डर करती है कि आप जाकर कराची में जाकर सर्व करें और आपका ताल्लुक लाहौर से है, इस्लामाबाद से है, तो आपको जाना पड़ेगा, आप उसको जो है वो मना नहीं कर सकते। तो प्रॉम्प्टली ओबे करने के अंदर वैसे तो ये चीज कवर हो गई थी, लेकिन स्टिल उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप ये उज़र नहीं दे सकते कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैं कराची में नहीं सर्व कर सकता, मुझे पंजाब में ही जो है किसी भी जगह पर डिप्यूट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अथॉरिटी जब आपको ऑर्डर करेगी जहां पर ये कानून लागू है वहां आपको जाकर सर्व करने का कहेगी तो आपको वहां पर जाकर सर्व करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारी ASF की क्लास 3 आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जिसमें हमने चैप्टर 3 को डिस्कस किया है। मैंने कोशिश की है कि लेक्चर्स को ब्रीफ रखा जाए, थोड़ी चीजें डिस्कस की जाए लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से की जाए ताकि MCQs पर्सपेक्टिव से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। इसको अगर आपने डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो बड़ा आसान है, डिस्क्रिप्टिव लिखा जा सकता है, लेकिन जब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल किए जाते हैं इसका मतलब कि डायरेक्टली आपका कंसेप्ट जज किया जा रहा है और कंसेप्ट बेहतर तभी होता है जब चीजों को आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं। मेरी टीम हमेशा आपको असिस्ट करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है। ये असिस्टेंस, ये जवाब देना, आपको गाइड करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इन टच आ सकते हैं, व्हाट्सएप आपके साथ शेयर्ड है। इसके अलावा आपने लर्नअप पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आप इस चैनल को पे बैक करना चाहते हैं, इस कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं तो इन लेक्चर्स को उन तमाम ग्रुप्स में उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो कि वन पेपर एग्जाम के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, स्पेसिफिकली ASF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो भी इससे असिस्टेंस हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह।